चल। आज हम लोग केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। अब हमें पहले ये जानना है कि विलयन क्या होता है। विलयन कहते किसे हैं? तो विलयन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोला जाता है तो विलयन तैयार होता है। अब यहाँ पे बात है समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा देखी न जा सके। विलयन वैसे भौतिक अवस्था के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। जैसे समांगी मिश्रण की हम बात करें और एक विषमांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। और विषमांगी का मतलब ये होता है जैसे रेत और जल का मिश्रण। देखिए, तो विलयन जो होता है विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनता है। यानी विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। सही आ रहा है? विलयन में जिसकी सांद्रता कम होती है उसे विलेय कहा जाता है और जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिसे घोला जाता है वो विलयन होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। ठीक है? तो ये था विलयन। तो विलयन की जो परिभाषा होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोला जाता है तो विलयन बनता है। या ऐसे हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकार पर। देखिए, विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार क्या होता है? विलयन जो होता है निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला तनु विलयन, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसे हम कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन का क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, आपको हमेशा ये याद रखना है कि विलेय और प्लस विलायक बराबर विलयन। कहने का ये मतलब है, मैंने बोला कि विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है और ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। तो तनु विलयन कब बनता है? तनु विलयन में होता क्या है कि तनु विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है। तो वो जो विलयन बनता है उसे तनु विलयन कहा जाता है। और सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है
और विलायक की सांद्रता कम होती है। इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहेंगे। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता विलायक से सांद्रता से क्या हो? अधिक हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। अगर लिखना हो तो तनु विलयन को ऐसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिक हो उसे तनु विलयन कहा जाएगा। और सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो। तो ये था तनु विलयन और सांद्र विलयन। एक प्रकार और विलयन के प्रकार होते हैं, जैसे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है आपका असंतृप्त विलयन जिसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, इसे जानने के लिए समझना पड़ेगा। संतृप्त विलयन को पहले हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली न जा सके। ठीक है, तो और अधिक मात्रा घोली न जा सके तो संतृप्त विलयन बनता कैसे है? संतृप्त विलयन का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे चीनी और पानी। ठीक है, अब हम चीनी और पानी ले लिए। अब चीनी और पानी का हमें संतृप्त विलयन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप पानी ले लीजिए और उसमें चीनी घोलना स्टार्ट करिए। तो एक चम्मच चीनी लीजिए और पानी में डालिए, सेक करिए, वो घुल जाएगा। फिर आप एक चम्मच लीजिए, उसमें डालिए, सेक करिए, घुल जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो उस समय जो विलयन तैयार होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अर्थात इसे परिभाषित कैसे करेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। अर्थात जब चीनी घुलना बंद हो गया तो चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी विलेय हुआ और पानी विलायक हुआ, तो चीनी एक समय ऐसा आया कि उसमें घुलना बंद हो गया। तो वही स्थिति विलयन की क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी संतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती है। और जो असंतृप्त विलयन होता है, ऐसा विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा कम लगती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब चीनी और पानी को हम घोलते हैं तो जब तक चीनी यहाँ पे विलेय हुआ, पानी विलायक हुआ, जब तक चीनी पानी में घुलता रहता है तो वो जो हमें विलयन मिलता रहता है वो असंतृप्त है। और जिस समय ये घुलना बंद हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। अब दोनों को परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? ऐसे। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा कम लगती है, तो ऐसे को कहा जाता है असंतृप्त विलयन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता आखिर होती क्या है? विलयन की सांद्रता का मतलब ये होता है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की
उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता ज्ञात करने की निम्न विधियां होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न हर साल आता है। जैसे विलयन की जो सांद्रता होती है वो कई प्रकार से ज्ञात की जाती है। जैसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा मोलरता, तीसरा मोललता, चौथा मोल प्रभाज या मोल अंश। इसके बाद पांचवा आता है आपका नॉर्मलता। 6 नंबर आती है आपकी हार्मलता। अब हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में बारी बारी से सबके बारे में जानना है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होता है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, नॉर्मलता क्या होता है, फार्मलता क्या होता है। इनमें से कुछ चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत आपको नहीं बताया गया होगा, फार्मलता आपको नहीं बताई गई होगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको क्लास 11th में अच्छे तरीके से बता दी गई है। बात समझ में आई? तो अब हम लोग पहले अब जानेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा ये होती है, एक प्रकार का ये न्यूमेरिकली चीज़ है। अब न्यूमेरिकली चीज़ है तो इसको समझेंगे कैसे? बहुत आसान है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला जो होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल तो देखने में आसान है, लेकिन लड़के अक्सर फंस जाते हैं इसमें जो है यहाँ पे विलेय की मात्रा दिया, यहाँ पे विलयन की मात्रा दिया है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया कि विलेय और प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। जितने लोगों को ये चीज़ें पता रहेंगी, आप जब तक विलयन पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये हमेशा चलना चाहिए कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलयन में जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। क्योंकि अगर आपको इसका सवाल लगाना है तो आपको विलेय और विलायक को पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सवाल नहीं लगा सकते। बात समझ में आई?
अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात समझ आई? चलो देखो आगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोला गया। तो विलयन में बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। सवाल बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस सवाल को पहले पढ़िए। बोला है कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोला गया। तो मैंने क्या बोला कि जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। अब ज़रा सलूशन हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें विलेय की मात्रा चाहिए और विलयन की मात्रा चाहिए। विलयन की मात्रा के लिए हमें विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें विलयन की मात्रा पता चल जाएगी। अब हम यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घोला गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोला जा रहा है तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेय होगा। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात विलेय की मात्रा बराबर। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी विलेय की मात्रा बराबर हो जाएगा, कितना है, 122 ग्राम। ठीक है। अब विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक यानी बेंजीन की मात्रा कितनी है भाई आपकी, 22 ग्राम। सॉरी, यहाँ पे हमें केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही निकालना था, बेंजीन का नहीं। अब देखो, तो अब हमें पहले विलयन का भार निकालना है। तो जब हम विलयन का भार निकालेंगे, विलयन का भार मतलब ये विलेय है और ये विलायक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 122 और प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 144 ग्राम। ये विलयन का भार हो गया। अब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड तो विलेय की मात्रा कितनी है, 122 बटे विलयन की मात्रा 144 गुणे 100। इसे आप कैलकुलेट कर देंगे और आपका आंसर आ गया। बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये, आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में तो लगभग लगभग आप 11th में ही जान चुके हैं, बस थोड़ा सा जान लें और उसमें सारी चीज़ें वही हैं 11th की ही, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। अब देखिए मोलरता को परिभाषित हम कैसे करते हैं। तो मोलरता को जानने से पहले आपको क्लास 11th में एक चीज़ बताया गया होगा, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। अब विलय विलायक तो आप जानते ही हैं। तो मोलरता की परिभाषा ये होती है, प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, अब मोलरता कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। बोला है परिभाषा से प्रति लीटर विलयन में, यानी आपका यहाँ पे जो विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा। ठीक है, तो प्रति लीटर विलयन यानी विलयन का आयतन लीटर में, विलय के मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब कहेंगे सर यहाँ पे आप लिखे हैं विलय के मोलों की संख्या और वहाँ पे लिखे हैं विलय का भार बटे अणुभार। मैंने बताया ना आपको कि जो मोलों की संख्या होती है वो भार बटे अणुभार होती है। बात समझ आई? मोलरता इसी फार्मूले से नहीं निकलता, मोलरता निकालने के कई फार्मूले होते हैं। ठीक है, और एक चीज़, मोलरता का एक और फार्मूला होता है आपका, मोलरता बराबर होता है प्रतिशत भारानुसार इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन अणुभार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, एक मोलरता और नॉर्मलता में संबंध पे सवाल आता है। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में जो संबंध होता है, मोलरता बटे नॉर्मलता
बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब देखिए, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, अणुभार कैसे निकलता है जानते ही हो, तुल्यांकी भार आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा। तो मोलरता के 1, 2, 3 फार्मूले मेन हैं। इसके बाद कभी कभी एक सवाल ऐसा आ जाता है, मोलरता से बहुविकल्पी में पूछता है कि मोलरता जो होती है, जैसे ताप बढ़ाने पर मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप घटाने पर मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो मोलरता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, यानी मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरता घटेगी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलरता बढ़ती है। बात समझ गई। अब ये तो था मोलरता। रही बात इसके न्यूमेरिकल की, तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।